हेलो एवरीवन। आज का आपका पीडियाट्रिक का नेक्स्ट टॉपिक है औषधि मात्रा निर्धारण। सेकंड पार्ट का आपका ये सेकंड टॉपिक है औषधि मात्रा निर्धारण। इससे पहले हम वेदना अध्याय पढ़ चुके हैं तो उसको, और बालकों में सामान्य चिकित्सा सिद्धांत ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है आज का टॉपिक औषधि मात्रा निर्धारण। तो औषधि मात्रा निर्धारण की बात क्यों की गई है, बालकों के अंदर औषधि मात्रा निर्धारण की बात क्यों की गई है? क्योंकि देखिए, औषधि आपको पता है कि ये रोग है, हमें जैसे कास रोग है, ठीक है, कास के अंदर हमें शीतोपलादी देना है, राजक्षमा है, हमें शीतोपलादी देना है, एवानी शराब देना है, जो भी ड्रग है वो आप दे रहे हो। लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमें किस डोज में इसको देना है, तब तक जो है उस व्याधि की चिकित्सा आप नहीं कर सकते। इसीलिए अकॉर्डिंग टू आयु, यानी कि वय की मैं बात करूं, स्पेशली एज के अकॉर्डिंग, जब तक हमें औषधि की मात्रा का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम किसी भी व्याधि की चिकित्सा नहीं कर सकते। तो औषधि मात्रा निर्धारण क्यों आवश्यक है? अब जैसे 1 महीने का बच्चा है या 2 महीने का बच्चा है या 15 या 16 साल का बच्चा है, तो आप एक चीज सोचिए, इनमें किसी भी रोग के लिए ड्रग सेम हो सकती है लेकिन उसकी डोज सेम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे जैसे वय बढ़ेगी वैसे ही आपको डोज भी बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? औषधि मात्रा निर्धारण। तो आचार्यों ने औषधि मात्रा निर्धारण के बारे में क्या कहा है, देखते हैं। शिशु की औषधि मात्रा निर्धारण करते समय उसकी आयु, बल, भार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जैसे कि जो चूर्ण की बेसिक मात्रा 3 से 6 ग्राम होती है, अब आप छोटे, वो मात्रा बताई है वयस्क के लिए, उसे आप छोटे बच्चे को दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। ज़्यादा दे दिया तो क्या होगा? उपद्रव हो जाएगा, अतियोग हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन आएंगे। तो इसीलिए हमें कोई भी औषधि की मात्रा का निर्धारण करते समय उसकी बालक की आयु को, बालक के बल को, कि इसको पचा सकता है कि नहीं पचा सकता, डाइजेस्ट कर सकता है, झेल सकता है, जैसे तीक्ष्ण है, मृदु है, मध्य है, उस अकॉर्डिंग, और उसके भार का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अधिक मात्रा में औषध देने से क्या होगी? हानि होगी, नो डाउट। अगर ज़्यादा डोज दे दिया आपने तो क्या होगा? कॉम्प्लिकेशन होंगे। इसीलिए औषधि मात्रा का निर्धारण करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किस वे के अकॉर्डिंग कितनी मात्रा लिखनी है। फिर उसके बाद है कि आचार्य चरक ने इसमें क्या बोला है कि व्याधि के अनुसार औषध को अल्प मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए। किसके अंदर? बच्चों के अंदर। जैसे कि सेम कास रोग हुआ या तमक श्वास हुआ, वो एक बच्चे को भी हो रखा है, एक बड़े को भी हो रखा है, तो औषध की अल्प मात्रा किसमें दोगे आप? बच्चों के अंदर। तो व्याधि के अनुसार औषध को अल्प मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। बालक को औषध जब भी आप दे रहे हो तो मधुर द्रव्यों के क्वाथ में, क्योंकि जैसे बड़े लोग हैं वो तिक्त है, कटु है या अम्ल, लवण, इन रसों की औषध को खा सकते हैं, ठीक है। जब खाना तो वो लोग भी पसंद नहीं करते लेकिन खा सकते हैं। लेकिन अगर बालकों को आपने तिक्त या कटु रस दिए तो ये तीक्ष्ण रस होते हैं, पहली बात तो इनको झेल नहीं पाएगा। दूसरी बात यह है कि जैसे ही आप उसे दोगे क्या कर देगा? वमन कर देगा, तो औषध का जो है बॉडी के अंदर ठहर ही नहीं पाएगी। तो बालक को औषध जो है वो मधुर द्रव्यों के क्वाथ में और दूध में मिला करके, मृदु करके देनी चाहिए। हमेशा कैसे औषध देनी है आपको बच्चों को, कि कोई भी ऐसी औषध का आपको चयन करना है। जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसी औषध देनी है जो मधुर नहीं है, वो देना जरूरी है। आपको कोई ऐसा द्रव्य का यूज करना है जो कसाय है या कटु है या तिक्त है, ऐसा द्रव्य का यूज करना है और वो मधुर नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप? उस औषध का प्रयोग किसके साथ करोगे? मधुर द्रव्य के क्वाथ के साथ करोगे, जिससे क्या है? बालक को वो रस फील ना हो। तो उस औषध को देते समय हम मधुर द्रव्यों के क्वाथ का प्रयोग करेंगे या फिर क्या देंगे? दूध में मिला करके देंगे, जिससे क्या होगा? जो औषध की तीक्ष्णता है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आचार्य चरक ने 2 बातें बोली हैं कि अल्प मात्रा में औषध का प्रयोग करना है, और क्या है? मधुर द्रव्यों के क्वाथ में मिला के दीजिए, या फिर कैसे देना है? दूध में मिला करके और उसको मृदु करके देना है। उसी तरीके से आचार्य सुश्रुत ने भी बात की है। क्या बात की है? बालक की आयु के अनुसार औषध की मात्रा आचार्य सुश्रुत ने बताई है। इन्होंने
तीन तरह के बताए थे। जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एज पढ़ाया था तब बताए थे क्षीरप, क्षीरा, अन्नाद, अन्नाद बालक बताए थे। तो आज वापस से हम बात नहीं करेंगे उस बारे में, आज हम डायरेक्ट बात करते हैं। तो जैसे क्षीरप बालक है, क्षीरप यानी कि जो केवल क्षीर का ही सेवन करता है, यानी कि 1 साल का बच्चा हो गया, तो उसको औसत कितनी देनी है? अंगुली के 2 पर्व में आने वाली औसत मात्रा। जैसे कि मान लीजिए ये है इंडेक्स फिंगर, ठीक है, तो ये पहला पर्व हो गया, ये दूसरा पर्व हो गया, और यहाँ से आके थंब हैंड पाम शुरू हो रही है, इस तरीके से जो है शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पर्व मैंने बनाया है ये वाला, तो आचार्य सुश्रुत ने क्षीरप के लिए कितनी औसत मात्रा बोली है? अंगुली के 2 पर्वों में आने वाली, यानी कि जैसे आप अंगुली से औसत को लोगे तो 2 पर्व तक वो औसत आ सके, इतनी मात्रा रखनी है। किसके लिए? क्षीरप के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्षीरा अन्नाद। क्षीरा अन्नाद में कितनी मात्रा बताई है? बेर की गुठली के समान औसत की मात्रा। कितना? आपने बेर देखा होगा, तो यहाँ पे बोला है उन्होंने कंप्लीट बेर नहीं बोला है, ध्यान से सुनिएगा। क्षीरा अन्नाद के लिए क्या बोला है? बेर नहीं बोला है, क्या बोला है? बेर की गुठली। तो बेर की गुठली के समान औसत की मात्रा किस में देनी है? क्षीरा अन्नाद में देनी है। उसी तरीके से अन्नाद में कितना देना है? बेर के समान, यानी कि जो 3 से लेके 16 साल तक का जो बालक रहेगा उसमें औसत की मात्रा कितनी रहेगी? बेर के समान रहेगी। यहाँ पे कंप्लीट बेर आ गया, और यहाँ पे क्या थी? बेर की गुठली। तो बेर की गुठली तो छोटी होती है, बेर बड़ा होगा। बेर है ना, बदर, जो आप डीजी में पढ़ के आए होगे, बदर, उसको क्या कहते हैं? बेर कहते हैं, सभी जानते होंगे बेर। तो उसके बारे में आचार्यों ने यहाँ पे बताया है। तो ये आचार्य सुश्रुत ने 3 तरीके से डिवाइडेशन किया था। क्षीरप के लिए उन्होंने बोल दिया अंगुली के 2 पर्व में आने वाली, क्षीरा अन्नाद में बोल दिया बेर की गुठली के समान, और अन्नाद में बोल दिया है कि बेर के समान, ठीक है। ये याद रखना, गुठली किस में बोली है, कंप्लीट बेर किस में बोला है। फिर आचार्य काश्यप के अनुसार क्या बात की गई है? आचार्य काश्यप ने बालकों में औषधि मात्रा के संबंध में 2 मानकों को स्पष्ट किया है। अब आज के बाद आपसे कौमार भृत्य में कोई भी मात्रा पूछेगा तो आपको चरक सुश्रुत ना बता करके पहली बात कह देनी है विडंग फल के समान। क्या? क्योंकि हम जो कौमार भृत्य पढ़ते हैं, हम किसका पढ़ते हैं? काश्यप संहिता। किसकी है? काश्यप की। तो आपको उसी के बारे में बताना है कि आज के बाद आपसे कोई भी औषध की मात्रा पूछे तो आपको एक लाइन में पूछे तो आपको विडंग फल के बराबर बतानी है। तो जन्मजात शिशु को, यानी कि जो उत्पन्न हुआ है, जो नवजात शिशु है, उसको एक विडंग फल, जैसे यहाँ पे बोल दिया बेर के बेर की गुठली के समान, बेर के समान, यहाँ पे क्या है? एक विडंग फल के समान मात्रा तथा उसके पश्चात आंवला फल के समान अधिकतम मात्रा का निर्देश है। क्या बात बोली गई है यहाँ पे? जैसे कि जन्म हुआ तो पहले मास में दे रहे हो आप औषध, जो नवजात शिशु है, पहले महीने का बच्चा, उसको औषध कितनी देनी है? विडंग फल के समान। और फिर उसके बाद अगर आपको औषध बढ़ानी है तो आप बढ़ा लो, एक विडंग फल से बढ़ा सकते हो, लेकिन अधिकतम मात्रा आपको कितनी रखनी है? आंवला फल के समान। तो आज के बाद याद रखिएगा, बच्चों में मैक्सिमम डोज कितनी होती है? आंवला फल के समान, लेकिन जो पर्टिकुलर डोज होगी वो कितनी रहेगी? एक विडंग फल के समान। किसने बताया ये? आचार्य काश्यप ने। फिर उसके बाद है विडंग फल मात्रम तु जात मात्रस्य देहिना। सेम बात यही लिखी गई है, नवजात शिशु को औषध एक विडंग फल के बराबर किससे देनी है? अनुपात क्या रखेंगे? मधु और घृत, या तो मधु से दे दो या घृत से दे दो या दोनों को मिला के दे दो। अब यहाँ पे ये डाउट नहीं आना चाहिए कि मधु और घृत समान मात्रा में नहीं लेंगे, तो वो बात बिल्कुल सही होती है कि समान मात्रा में नहीं लेना, लेकिन कब? जब केवल इन दोनों का प्रयोग कर रहे हो। यहाँ पे आप औषध भी इसके साथ प्रयोग कर रहे हो तो यहाँ पे मात्रा भी समान हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन समान भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो काश्यप के अनुसार आपसे कोई भी आज के बाद मात्रा पूछेगा तो आप सब बता दोगे, क्या होगी? एक विडंग फल के समान, और मैक्सिमम मात्रा कितनी रहेगी? आंवला फल के समान, ठीक है। फिर काश्यप ने और मात्रा बताई है, देखिए जैसे अभी हमने पढ़ा है उसी हिसाब से बताई है। क्या बताया है? जन्मजात शिशु। जन्मजात बोले तो 1 से 4 दिन का बच्चा। अभी आगे मैं आपको संस्कार पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। जन्मजात बच्चा 1 से 4 दिन का जो बच्चा होगा उसमें औषध कितनी देनी है? छोटी बेर की गुठली के समान। देखो 2 तरीके के बेर होते हैं, आपने देखा होगा, एक तो लाल बेर होता है,
रेड कलर का होता है वो एकदम छोटा सा होता है, ठीक है। एक काफी बड़ा बेर होता है जो आपने देखा होगा महाशिवरात्रि पे लेके आते हैं वो वाला, ठीक है। तो जो जन्मजात बालक है उसको छोटी बेर की गुठली क्या देनी है औषध, छोटी बेर की गुठली के समान। फिर 5 से 10 दिन का, ये वय के अनुसार आपसे अगर काश्यप की मात्रा पूछी जाए तो ये आपको याद रखना है। तो 5 से 10 दिन का जो बालक होगा उसको इससे थोड़ा सा ज्यादा देंगे, लेकिन कितना ज्यादा देंगे ये नहीं बताया इन्होंने, बोला कुछ अधिक, ठीक है। फिर 11 से 20 दिन का जो बच्चा है उसके लिए इन्होंने बोल दिया आधा बड़े बेर के समान। जो बड़ा बेर होता है ये रहे, तो इसकी आधी मात्रा देनी है किसको, 11 से 20 दिन का जो बच्चा होगा उसको। तो जन्मजात बोले तो 1 से 4 दिन का बच्चा, उसको कितनी औषध देनी है, छोटी बेर की गुठली के समान। 5 से 10 दिन का बच्चा, थोड़ी सी ज्यादा औषध दे दो। 11 से 20 दिन का बच्चा है, आधे बड़े बेर के समान, इसको क्या दे देंगे हम, औषध दे देंगे। क्लियर है। फिर उसके बाद है 1 महीने का हो गया, तो 1 महीने को औषध कितना देंगे, एक बड़ी बेर के समान। जो बड़ा बेर अभी हमने जो महाशिवरात्रि पर खरीदा है उसकी बात कर रही हूँ मैं, तो वहाँ पे मात्रा कितनी रखेंगे, एक बड़ी बेर के बराबर। फिर 2 महीने का जो बच्चा है उसको क्या बोल दिया, कुछ अधिक दे दो। 3 महीने का बच्चा है, बोल दिया 2 बेर के बराबर दे दो। 4 महीने का बच्चा, मात्रा पूछी गई है एग्जाम में, याद रखिएगा 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, 4 मास के बालक के लिए औषध की मात्रा बताइए। तो आपको लिख के आना है क्या, शुष्क आंवलक। आपने देखा होगा सूखा आंवला टॉफी भी आती है बाबा रामदेव वाली जो आती है पतंजलि की, सूखा आंवला, तो उसके बराबर औषध देनी है किसको, 4 महीने के बालक को। मात्रा किसके बराबर रखेंगे, शुष्क आंवलक के बराबर। तो 4 महीने के बच्चे की याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है, रिपीट भी हो सकती है। फिर उसके बाद 5 से 6 महीने का जो बच्चा होगा उसके लिए मात्रा क्या दी गई है, अर्ध आंवलक, आधे आंवले के बराबर। कौन सा, यहाँ पे कैसा होगा, आर्द्र, लिख लीजिएगा। आर्द्र आंवला तो देखा होगा जो मार्केट में मिलता है आंवले का फल इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 से 6 महीने का उसको क्या देंगे, अर्ध आंवलक। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि आधा आंवला तो लिया है तो सूखा लिया है कि गीला लिया है। तो यहाँ पे आपको पहले ही समझ जाना है, जब सूखा आंवला ऊपर ही आ चुका है कम मात्रा में, तो यहाँ पे तो बड़ा हुआ ही आएगा, यानी कि आर्द्र आंवलक होगा। फिर 7 से 8 महीने के बालक को कितनी देंगे, इससे थोड़ी ज्यादा। तो आपको 3 जो मेन है वो याद रखना है, बेर को किसकी दी, शुष्क आंवलक किसको दी, और आर्द्र आंवलक किसको दी, तो याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं कल्पना के अनुसार औषध की मात्रा। कल्पना किस बारे में बोला गया है, जैसे चूर्ण दे रहे हो, पंचविध कषाय कल्पना जानते हो आप सभी, सरस, कल्क, क्वाथ, फांट, हिम जो भी है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि कौन से, यानी कि बालकों में चूर्ण कितना देना है आपको, क्वाथ कितना देना है, कल्क कितना देना है, उसकी बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि चूर्ण आप बच्चों को दे रहे हो, तो मान लीजिए आप कौन सा चूर्ण दे रहे हैं, दीपनीय चूर्ण दे रहे हैं, ठीक है। हम 3 मेन चूर्ण की बात करते हैं बच्चों के अंदर, एक है दीपनीय, दूसरा है जीवनीय, संशमनीय, यानी कि कोई शमन चिकित्सा के तौर पर आप यूज कर रहे हो, शीतोपलादी, एवानी चाणक, जो भी तालिश आदि वगैरह। तीसरा है अगर आप संशोधन के लिए चूर्ण का यूज कर रहे हो, वमन विरेचन कराने के लिए चूर्ण का यूज कर रहे हो, तो वो आपको कितना देना है। तो दीपनीय चूर्ण यानी कि अग्नि दीपन के लिए आप चूर्ण दे रहे हो तो कितना दोगे, हस्त अंगुली पर्व समान। देखिए ये क्या है, अंगुली हो गई, ये पर्व हो गए, तो हाथ की अंगुली के एक पर्व के बराबर, यानी कि ये तो हो गई दीपनीय मात्रा। फिर जीवनीय और संशमनीय, देखिए आपको शमन कराने के लिए औषध थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी, या फिर शरीर में बल वृद्धि के लिए आप जो भी यूज कर रहे हो वो भी क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जीवनीय और संशमनीय कितना होगा, इतना रहेगा, 2 पर्व के बराबर। द्विगुण मात्रा, तो द्विगुण मात्रा किससे बोली गई है, दीपनीय चूर्ण से बोली गई है। समझ में आ गया, यानी कि जीवनीय और संशमनीय चूर्ण की मात्रा दीपनीय चूर्ण की 2 गुना होती है, यानी कि कितनी होगी, 2 पर्व होगी। अब देखिए वमन और विरेचन के लिए हम ज्यादातर तीक्ष्ण औषध का प्रयोग करते हैं, तो इनकी मात्रा हम क्या रखेंगे, कम ही रखेंगे। तो इसकी मात्रा कितनी रहेगी, अर्ध रहेगी, क्योंकि इनको तो शरीर से बाहर निकालना है दोष को, तो इनकी मात्रा क्या रहेगी, अर्ध रहेगी। अर्ध बोले तो दीपनीय का अर्थ, किसका रेफरेंस दे रहे हैं हम, दीपनीय का। तो दीपनीय चूर्ण से आधी मात्रा तो होती है वमन विरेचन वाले चूर्ण की, और दुगनी मात्रा किसकी होती है, जीवनीय और
संशमनीय जोड़ की। फिर बात करते हैं क्वाथ की। क्वाथ क्या होगा, ये तो आपको पता है ना, एक प्रतिशत में कितने पल होते हैं, 2 पल होते हैं, सबको पता होगा, 1% बराबर 2 पल। ठीक है, तो आपको जो भी डाटा याद रखे उस हिसाब से याद रखना। क्वाथ में हम बात करते हैं दोषनाशक कषाय, यानी कि आप शमन के लिए कषाय का यूज कर रहे हो, दोष के नाश के लिए, वात पित्त के नाश के लिए, वात पित्त कफ के नाश के लिए अगर कषाय का यूज कर रहे हो तो कितना लोगे, 2% चूर्ण का आप क्या बनाओगे, क्वाथ बनाओगे, शर्करा और मधु के साथ उसे दोगे। वमन विरेचन के लिए अगर आप क्वाथ का प्रयोग कर रहे हो तो कितना लोगे, 1% लोगे, यानी कि 2 पल। यही होती है क्वाथ की मात्रा, आपने पंचविध कषाय कल्पना में पढ़ा भी होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है दीपनीय और संशमनीय क्वाथ। इनकी अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो कितना लोगे, 2%। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको सॉरी चूर्ण याद रखना है। फिर उसके बाद है कल्क। कल्क में भी वही डाटा रहेंगे सेम, कि दीपनीय है, जीवनीय है या संशमनीय है, वमन है, वामक है या विरेचक है। तो यहाँ पे कल्क को क्या बोला गया है, एक दीपनीय कल्क कितना लेना है, 1 अक्ष या 1 कक्ष। 1 कक्ष में कितने ग्राम होते हैं, 12 ग्राम, सबको पता है। 1 कक्ष में कितने ग्राम हो गए, 12 ग्राम। तो दीपनीय के लिए कितना कल्क लेंगे हम, 12 ग्राम बोले, 1 अक्ष बोले, 1 कक्ष बोले। ठीक है, जीवनीय संशमनीय के लिए कितना कल्क का यूज करेंगे, 2 कक्ष का करेंगे। और वमन विरेचन के लिए हमेशा मात्रा क्या रहेगी, कम ही रहेगी, तो यहाँ पे मात्रा रहेगी आधा कक्ष। ठीक है, तो ये हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग औषध की मात्राओं का निर्धारण है जो बालकों के अंदर बताया गया है। अब मॉडर्न के अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, जिनमें से एग्जाम में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न में जो फॉर्मूले दिए गए हैं डोज को डिसाइड करने के लिए, वो क्या है। देखिए, सामान्य सिद्धांत मॉडर्न वाले बच्चों के लिए एक फॉर्मूला देते हैं, यंग्स फॉर्मूला। यंग्स फॉर्मूला क्यों देते हैं कि हम बड़ों के हिसाब से जो एक एडल्ट के लिए हम ड्रग का डोज रखते हैं, औषध का डोज रखते हैं, उसी को मानक मान के हम बच्चों के अंदर डोज डिसाइड करते हैं। तो बेबी ड्रग डोज को यंग्स फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे कि बच्चे को आप कितना डोज दोगे, तो उसके लिए आपको उस औषध की सामान्य मात्रा पता होनी चाहिए। जो जैसे आप पीसीएम दे रहे हो तो पीसीएम की आपको सामान्य डोज पता होनी चाहिए, या आप कोई सिरप दे रहे हो, कोई भी सिरप दे रहे हो, लैक्टोलोज जो भी दे रहे हो, उसकी आपको सामान्य मात्रा पता होनी चाहिए कि इतनी सामान्य मात्रा होती है। तो वो सामान्य मात्रा इनटू एज, किसमें, ईयर में, बच्चे की एज लोगे आप किसमें, ईयर में। जैसे 2 साल का है तो 2 साल ही लिखोगे, 24 महीने नहीं लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे की एज किसमें लेनी है, ईयर में लेनी है, अपॉन एज किसमें, वापस से ईयर में, +12। याद हो जाए तो ठीक है, वरना कोई नहीं पूछेगा। तो एक बार देख लीजिएगा, यंग्स फॉर्मूला किसके लिए दिया गया है, बच्चों में ड्रग का डोज डिसाइड करने के लिए। ठीक है, उस कैसे करते हैं, सामान्य मात्रा इनटू एज, किसमें लेंगे, ईयर में, अपॉन एज, ईयर में ही रहेगी, +12। फिर उसके बाद है एक फ्राइड रूल। फ्राइड रूल में किसके लिए बताया गया है, जैसे अभी हमने यंग्स फॉर्मूला पढ़ा है, इससे आप किसी भी एज के लिए डोज डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फ्राइड जो रूल है, इसमें केवल जो है 2 साल तक के बच्चों के लिए ही डोज डिसाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, केवल 2 साल तक के बच्चों के लिए। तो इसमें औषध की आपको सामान्य मात्रा पता होनी चाहिए, इनटू शिशु की आयु, किसमें, मंथ में। जैसे कि 2 साल का बच्चा है तो आप 24 महीने लिखोगे, या 18 महीने का बच्चा है, 16 महीने का बच्चा है, आप एज को किसमें डिनोट करोगे, मंथ में ही करोगे। किसके अंदर, फ्राइड रूल के अंदर। ठीक है, तो औषध की मात्रा क्या रहेगी, सामान्य मात्रा इनटू शिशु की आयु, किसमें, मास में, अपॉन 150, छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद है क्लार्क रूल, एक रूल और है क्लार्क रूल। तो फ्राइड रूल का बस एक चीज याद रखिएगा कि ये 2 साल तक के बच्चों में ड्रग का डोज डिसाइड करने के लिए, और क्लार्क रूल जो होता है वो 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, और जो अभी अपन ने पढ़ा है यंग्स फॉर्मूला, वो किसी के भी लिए। तो यहाँ पर औषध की मात्रा क्या रहेगी, सामान्य मात्रा इनटू शरीर का भार, किसमें, पौंड में, केजी ग्राम में नहीं, किसमें, पौंड में, अपॉन 150।
उससे निकलेगा आपका क्लार्क रूल। ठीक है, तो मॉडर्न वालों ने डोज के लिए 3 मेन रूल बताए हैं, यंग्स रूल, क्लार्क रूल और फ्राइड रूल। फ्राइड रूल 2 साल से कम बच्चों के लिए, क्लार्क रूल 2 से ज़्यादा साल के बच्चों के लिए, और यंग्स वाले से आप किसी भी एज ग्रुप का आइडिया लगा सकते हो। बाकी आपको औसत मात्रा का निर्धारण पता होना चाहिए। यहाँ से आपसे बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, केवल 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि काश्यप के अनुसार जैसे चौथे महीने में शुष्क आम्लक दे रहे हैं और नवजात को कितनी मात्रा दे रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कल्क की क्या मात्रा डिसाइड की है, क्वाथ की क्या की है, चूर्ण की क्या की है। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़िएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आए आप पूछ सकते हो।